हे गाइस, तो आज हम 20th सेंचुरी बॉयज के पूरे वॉल्यूम 8 को कवर करने वाले हैं। और अगर आपने पिछले पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओर्चो काकुता को बताता है कि उसने आखिर उस दिन उस रोबोट के अंदर क्या देखा। वो रोबोट पूरी तरह से खोखला था और बहुत ही चीप मटेरियल से उसे बनाया गया था, और इसी चीप अपीयरेंस को छुपाने के लिए इसके ऊपर ये कपड़े रखे गए थे। रोबोट कैटरपिलर थ्रेड से मूव कर रहा था और इससे इतना तो तय था कि ये चीज पूरी दुनिया की तबाही तो नहीं कर सकती। केंजी कहता है कि ये वो रोबोट नहीं है जो उसने बचपन में सोचा था। बिना कुछ बताए केंजी डायनामाइट उठाकर उस रोबोट पर लटक जाता है, जिसके बाद ओर्चो भी पीछे से दूसरा बैग उठाकर जंप करता है। दूसरी तरफ कमेटी में मांजो बताता है कि उन्होंने फ्रेंड ने वैक्सीन तैयार कर ली है और इस समय वैक्सीन नारिता पर है। टाइम कम होने की वजह से बिना जांच किए ही उन्हें वो वैक्सीन ह्यूमंस पर टेस्ट करनी थी, जहां मांजोमे ने कहा था कि ये पूरी तरह से सेफ है। जब हर कोई मांजोमे को शुक्रिया कर रहा था तो मांजोमे कहता है कि ये सब तो फ्रेंड ने किया है, वो बस एक फॉलोवर है। और तभी उसे कॉल आता है जहां जिस मॉन्यूमेंट को उन्होंने रोबोट रोकने के लिए बनाया था उस पर फ्रेंड राइड कर रहा था और सभी के सामने मांजोमे दिखावा करता है, रोता है कि फ्रेंड अपनी जान दांव पर लगाकर उस रोबोट से लड़ने जा रहा है। ओर्चो का कपड़ा फटने वाला था, इसलिए वो डायनामाइट केंजी को दे देता है। पर जब ओर्चो केंजी को वापस आने कहता है तो केंजी कहता है कि वो जल्द ही आ जाएगा। ओर्चो नीचे गिर जाता है। वो केंजी को रुकने कहता है, पर केंजी के दिमाग में कुछ और ही था। कहानी एक बार फिर पास्ट में जाती है, जहाँ सभी दोस्त डिसाइड कर रहे थे कि रोबोट कैसा दिखेगा और एटॉमिक एनर्जी से वो लोग उसे पावर अप करेंगे, और साथ ही रोबोट के अंदर बैठने के लिए वो एक कॉकपिट भी उसमें इंसर्ट करेंगे। सभी लोग केंजी के बनाए डिजाइन को देखते हैं, जहां प्रेजेंट में केंजी कहता है, ये वो रोबोट नहीं है जो मैंने सोचा था, ये तो बस एक कचड़े का ढेर है, ये रोबोट ही नहीं है। ट्रांस रिसीवर से सभी को पता चलता है कि केंजी रोबोट के अंदर है, जो सुनकर सभी परेशान हो जाते हैं। युकीजी कहती है उन्हें केंजी के पास जाना होगा, पर मोन चैन मना कर देता है क्योंकि उनके पास प्रोटेक्शन सूट्स नहीं थे, जिस पर युकीजी कार से निकलकर अकेले ही वहां जाने लगती है। कॉकपिट की तरफ बढ़ते हुए केंजी फिसल जाता है और उससे पता चलता है कि ये रोबोट एटॉमिक एनर्जी से पावर अप है और डायनामाइट यूज करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। पायलट रूम में पहुंचकर केंजी को पता चलता है कि अंदर तो सिर्फ एक पुतला रखा हुआ था और यहाँ तक कि सारे कंट्रोल्स भी फेक है। डायनामाइट सेट करने के बाद केंजी अपने सभी दोस्तों को बताता है कि 3 मिनट में ब्लास्ट हो जाएगा, पर जैसे ही वो वहां से जाने लगता है स्क्रीन पर फ्रेंड आ जाता है। पहले जो फ्रेंड मरा वो नकली था। फ्रेंड केंजी को अपने साथ गेम खेलने कहता है, जिस पर केंजी उसे सामने आने कहता है। फ्रेंड सामने ही था, वो उस मॉन्यूमेंट के ऊपर खड़ा था। केंजी उस पर चिल्लाता है और कहता है कि तू एक कायर है, एक कायर जो उस मास्क के पीछे से छिप कर ये सारे गंदे काम कर रहा है। उस मास्क को हटा, तब शायद तुझे समझ में आ जाए कि तू जो कर रहा है वो कितना गलत है। तेरे पास कोई हक नहीं है हमारी बचपन की मेमोरीज को इस तरह से इस्तेमाल करने का। और फ्रेंड के नजरिए से हम उस रोबोट को देखते हैं जो पूरी तरह से खोखला, सिर्फ एक ढांचा था। फ्रेंड हंसने लग जाता है और अपना फेस मास्क हटा देता है और केंजी के सामने अपना चेहरा रिवील कर देता है। घड़ी की सुई टिक टिक कर रही थी, कुछ चंद सेकंड्स में ब्लास्ट होने वाला था, पर केंजी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। टाइम हो जाता है और नई सेंचुरी आ चुकी थी और बूम, एक बड़ा ब्लास्ट होता है। और प्रेजेंट में ये वही जगह थी जहां ब्लास्ट हुआ था। ये स्टोरी इस जगह काना शोनो को बता रही थी, पर वो पूछता है कि आखिर तुम्हारे अंकल के साथ क्या हुआ। वो उसे अपने अंकल केंजी का गाना सुनने देती है, जहाँ सॉन्ग्स में कुछ लाइंस थी जिसका मतलब कुछ ऐसा था कि रात हो रही है, कहीं पर करी बन रही है, वो लोग हमें नहीं रोक सकते, हंसने दो उन्हें वो जितना हंसना चाहते हैं, हम घर जा रहे हैं, हम घर जा रहे हैं। प्रेजेंट में शोनो रोने लगता है क्योंकि केंजी का सॉन्ग बहुत ही बुरा था। 21st सेंचुरी न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर्स। फिर से हम एक बार उस सीन को देखते हैं जहां फ्रेंडशिप पार्टी के सभी लोग सामने आते हैं। हजारों तालियों से उनका स्वागत करा जाता है, जिसके बाद मांजोमे एक दोगले नेता की तरह भाषण देता है कि ये तो हमारा काम था, अगर हमारी जगह कोई और भी होता तो यही करता।
जिसके बाद वो एक वीडियो टेप चलाते हुए बोलता है कि आपके प्यार का असली हकदार तो फ्रेंड है। वीडियो टेप चलती है। एक जख्मी आदमी जिसे फ्रेंड बताया जा रहा था कहता है, अपने हाथों के साथ सभी एक हो जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, और सभी लोग तालियां बजाने लग जाते हैं। प्रेजेंट में कोइजुमी पूछती है, इसका मतलब जितनी भी चीजें ऑनलाइन और बुक्स में लिखी हैं वो झूठ है? गॉड बताता है कि ये सब फ्रेंड के लोगों की बनाई हुई बातें हैं, और इन्हीं बातों में कोइजुमी को पता चलता है कि काना केंजी की भांजी है और वो उसी के स्कूल में पढ़ती है। जिसके बाद कोइजुमी पूछती है कि क्या इतनी सारी चीजें जानने से मैं खतरे में तो नहीं पड़ जाऊंगी ना? जिस पर गॉड उसके करीब आकर कहता है, अगर तूने इसके बारे में किसी को बताया तो इस बूढ़े आदमी से पहले तू मर जाएगी। और कोइजुमी के पसीने छूट जाते हैं। कोइजुमी को पता था कि इन सब में इन्वॉल्व होने से उसका मरना पक्का तय है, इसलिए अगले दिन जाकर वो अपने टीचर से बात करती है। पर टीचर बताता है कि अब तुम ऐसा नहीं कर सकती। जो कोई भी इन टॉपिक्स पर इंटरेस्ट दिखाता है उनके नेम्स फ्रेंडशिप पार्टी को दे दिए जाते हैं। और तुम्हारे लिए अच्छी न्यूज ये है कि तुम्हें सेलेक्ट कर दिया गया है। तुम तोमोदाची लैंड जा रही हो। तोमोदाची का मतलब यहाँ फ्रेंड से है, फ्रेंड का लैंड। ये एक बहुत ही सुनहरा पल था, पर फिर भी कोइजुमी कहती है कि उसे इंटरेस्ट नहीं है। पर टीचर बताता है कि उसके पास डिनाई करने का कोई ऑप्शन नहीं है। कोइजुमी को डर था कि वहाँ उसका ब्रेन वॉश किया जाएगा, इसलिए वो घर से भागने का फैसला करती है। पर तभी उसके पेरेंट्स उसे बताते हैं कि उसकी बस आ चुकी है। कोइजुमी के पेरेंट्स अपनी बेटी के लिए बहुत खुश थे। बस में गाइड उन्हें एक एक चम्मच देता है, जहाँ जब सभी बैंड बोलते हैं तो चम्मच मुड़ जाती है। तोमोदाची लैंड में सभी लाए हुए बच्चे को ऐसी VR गेम्स खेलने दी जाती है जहाँ केंजी का ग्रुप इविल था और केंजी और ओटो सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। और ये है ताकासुगी सैन। ये एक फीमेल है और सभी की गाइड है। उन सभी को रोलर कोस्टर राइड पर ब्लडी न्यू ईयर की चीजें दिखाई जाती है और उनके दिमाग में लगातार डाला जा रहा था कि केंजी के सभी दोस्त कितने एविल हैं। ये सभी भोले दिखने वाले लोग टेररिस्ट हैं और फ्रेंड ही हमारा हीरो है। जब बच्चे बोलते हैं कि उन्हें फ्रेंड को देखना है तो होस्ट उन्हें अपनी आंखें बंद करने कहता है। सभी को फ्रेंड का एक अच्छा, हैंडसम, चार्मिंग इंसान दिखता है, कोइजुमी को छोड़कर। मे बी बिकॉज वो फ्रेंड की असलियत जानती है। ये सारी चीजें उनके दिमाग को रीएजुकेट करने के लिए की जा रही थी। और जब ये सभी नहा रहे थे, एक आदमी उन्हें शीशे से देख रहा था, जिस पर कोइजुमी चिल्लाती है। रूम में पहुंचकर वो अपने हेडसेट से अपने फेवरेट बैंड का म्यूजिक सुनने लगती है, क्योंकि यहाँ के सारे प्रोग्राम बस फ्रेंड से ही रिलेटेड थे। कोइजुमी को गॉड की बातें याद आने लगती है कि तभी उसके हेडसेट ताकासुगी ले लेती है, ये कहते हुए कि तुमसे पहले एक लड़के ने ऐसा ही किया था और अब वो। इतना कहकर ताकासुगी मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। कोइजुमी हर जगह ढूंढने लगती है कि आखिर ये लोग उस पर कहाँ से नजर रख रहे हैं। उसे कैमरा तो नहीं मिलता, पर एक पेंटिंग के पीछे उसे हेल्प मी लिखा मिलता है। कोइजुमी इस जगह से भागने का फैसला करती है, पर उसके पीछे दो लोग उसे ढूंढते हुए आ गए थे। कोइजुमी भागते हुए एक मशरूम के पीछे छिप जाती है और हम देखते हैं कि वो लोग असल में एक दूसरी लड़की के पीछे थे जो उसी समय भागने की कोशिश कर रही थी। ताकासुगी उसे एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है और कहती है कि इसे तोमोदाची वर्ल्ड भेज दो। हमें ये पता नहीं चलता कि आखिर तोमोदाची वर्ल्ड क्या है, पर इतना तय था कि ये तोमोदाची लैंड से भी कोई बदतर जगह थी। वही ओल्ड मैन कोइजुमी की अचानक से फोटो खींच लेता है और जाने लग जाता है। कोइजुमी कहती है कि तुम तो वही हो ना जिसने मेरी नंगी फोटो खींची थी। वो आदमी बिना कुछ बोले वहां से जाने लगता है। कोइजुमी कैमरा की मेमोरी मांग रही थी और उसके पीछे चलती जा रही थी। वो दोनों नीचे पहुंचते हैं जहां बहुत गंदगी थी। आदमी बोलता है कि तोमोदाची लैंड में धूल का एक निशान भी नहीं मिलेगा, पर अंदर देखने पर तुम्हें पता चलता है कि ये लैंड सिर्फ गंदगी और करप्शन से भरा हुआ है। एक एंट्रेंस खोलकर वो आदमी कहीं जाने लगता है। पीछे से कोइजुमी भी आती है और वो दोनों वहां से निकलते ही तोमोदाची लैंड के बाहर आउटर वर्ल्ड में आ जाते हैं। बाहर दो लोग उस आदमी को कैप्टन बोलते हुए ग्रीट करते हैं और वो आदमी कोइजुमी को अंदर बैठने कहता है। कार के अंदर जब वो अपने ग्लासेस निकालता है तो कोइजुमी कहती है, तुम्हारी आंखें, तुम तो योशित्सुने हो ना। वो सभी एक सीक्रेट बेस पर पहुंचते हैं जहां योशित्सुने कोइजुमी को मेंबर आईडी कार्ड देता है। कोइजुमी को अपनी फोटो उस कार्ड पर पसंद नहीं आती, जहां योशित्सुने कहता है कि हमने नीचे का हिस्सा काट कर फेंक दिया है, जिस पर कोइजुमी और भी ज्यादा भड़क जाती है और मेमोरी मांगने लगती है। सभी कहते हैं कि इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है
और योशित्सुने कोइजुमी को बेसमेंट में आने कहता है क्योंकि अब वो एक मेंबर थी। कोइजुमी जब योशित्सुने को कैप्टन बोलती है तो वो कहता है कि तुम मुझे योशित्सुने सैन कह सकती हो क्योंकि मैं कैप्टन मटेरियल नहीं हूँ। जैसे ही उनमें से कोई एक वापस आ जाएगा मैं इस पोजीशन को छोड़ दूंगा। मुझे यकीन है कि उनमें से कोई वापस जरूर आएगा। और हमें पता चलता है कि इंसिडेंट वाले दिन जब योशित्सुने बचकर भाग रहा था तो उसे एक वायरस से इन्फेक्टेड आदमी मिलता है जिसके मरते वक्त योशित्सुने ने ओलोंग टी पिलाई थी और उस आदमी ने कहा था कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बेस्ट ड्रिंक है। उस दिन योशित्सुने ने गलती से अपना वॉलेट उसके पास गिरा दिया था और क्योंकि उस आदमी की बॉडी योशित्सुने से मिलती थी पीछा करने वाले लोगों को लगा कि वो वायरस इन्फेक्टेड मैन ही योशित्सुने था। कोइजुमी कहती है कि थैंक यू बट मुझे आपका ग्रुप ज्वाइन नहीं करना, जिस पर योशित्सुने कहता है कि मैंने तुझे बचाया नहीं है, तू कहीं नहीं भाग सकती। वो लोग तुझे धरती के किसी भी कोने से ढूंढ लाएंगे और तुझे तोमोदाची वर्ल्ड भेज देंगे। क्योंकि रैंक लिस्ट में कोइजुमी 49th पोजीशन पर थी और उसे बचने के लिए 47 से ऊपर की रैंक चाहिए थी। कोइजुमी योशित्सुने से मदद मांगती है। योशित्सुने बताता है वर्चुअल अट्रैक्शन गेम क्लियर करनी होगी टॉप स्कोर के साथ। मैं तुझे स्ट्रेटजीज बताऊंगा पर मेरी एक शर्त है। और यहाँ पर होता ये है कि अगर कोइजुमी गेम क्लियर भी कर लेती है तो मोस्ट लाइकली वो फ्रेंड की गुलाम बन जाएगी। उसे अपनी विल पावर से इस गेम को बिना अपना माइंड खोए जीतना होगा। बदले में योशित्सुने कोइजुमी से ये चाहता था कि गेम जीतने के बाद जब वो बोनस लेवल खेलेगी तो उसे ये बताना होगा कि आखिर उसने वहाँ क्या देखा। योशित्सुने एक लड़के के बारे में भी कोइजुमी को बताता है जिसकी उसने बोनस लेवल तक पहुंचने में मदद करी थी, पर गेम के बाद वो बस स्माइल कर रहा था। उसके रूम में पहुंचने पर उसे एक बड़ी तेरू डॉल लटकती हुई मिलती है। दीवारों पर हर जगह लिखा था मेरी मदद करो। और कोइजुमी को रियलाइज होता है कि उसी रूम में इस वक्त वो भी रह रही है। एक पेपर जो योशित्सुने को वहां से मिलता है जिसमें लिखा था मैं बोनस लेवल में फ्रेंड से मिला और मैं उसके साथ खेला। सारे लेवल्स के दौरान योशित्सुने कोइजुमी को तैयार करता है हर लेवल पर उसे क्या करना है, कब आगे जाना है और कौन सी चीजें एक्सेप्ट करनी है, सब कुछ बताता है। पर कोइजुमी को धीरे धीरे ये सब बहुत ही मुश्किल लग रहा था। योशित्सुने उसे विश्वास करने कहता है और बोलता है कि अगर तुम्हें कोई भी चीज अच्छी लगती है, फॉर एग्जाम्पल कोई सॉन्ग, तो तुम उसे अपने मन में गाओ और बाकी चीजें तुम्हारी विल पावर पर है। कोइजुमी फाइनल स्टेज पर पहुंच जाती है। ताकासुगी कोइजुमी की परफॉर्मेंस से बहुत खुश थी और अब बारी थी शूटिंग अट्रैक्शन की। जैसे योशित्सुने ने बताया था कोइजुमी वैसा ही करती है और एक एक करके मराओ, योशित्सुने, ओच्चो और फाइनल बॉस केंजी सभी को हरा देती है। रिजल्ट अनाउंस होता है और कोइजुमी योशित्सुने को बताती है कि वो रैंक 3 पर है, जिसका मतलब था कि अब वो बोनस स्टेज के लिए जाएगी। कोइजुमी ऑलमोस्ट अपने गिव अप स्टेज पर थी। योशित्सुने उसे कहता है कि अगर तूने अभी हार मान ली तो तू फ्रेंड की गुलाम बन जाएगी। और बोनस स्टेज पर जाने से पहले योशित्सुने कोइजुमी को एक और बात बताता है मैं जब बोनस स्टेज पर गेम के बाद सफाई करने गया था तो मैंने वहाँ बहुत सारा खून देखा, लाल गाढ़ा खून। ये सुनकर कोइजुमी की हालत खराब हो जाती है। योशित्सुने उसे एक पीस में वापस आने के लिए कहता है, जिसके बाद शुरू हो जाता है बोनस स्टेज और आंखें खुलती है। कोइजुमी अपने आप को 20th सेंचुरी में पाती है जहां अचानक से लिटिल फ्रेंड आता है और कोइजुमी को उसके साथ खेलने के लिए बोलकर कहीं भाग जाता है। एक न्यूज़पेपर से कोइजुमी को पता चलता है कि वो इस समय 1971 में है। आवाज का पीछा करते हुए वो केंजी के ग्रुप के पास पहुंचती है जहां सभी उसे इग्नोर कर रहे थे, पर किसी तरह वो केंजी को पहचान ही लेती है। कोइजुमी उनसे थोड़ी आइसक्रीम मांगती है क्योंकि उसके पास कोई पैसे नहीं थे, पर वो सभी मना कर देते हैं और अब वो इंतजार में थी कि अगर कोई जीता तो उसे आइसक्रीम मिल जाए, पर सभी हार जाते हैं। तभी एक और बच्चा केंजी के ग्रुप से मदद मांगने आता है। उसकी बॉल किसी के यार्ड में गिर गई थी। उस घर के मालिक ने जंगली कुत्ते पाले हुए थे जो देख के उन्हें डर तो लगता है, पर उन्हें ये करना था। और ओच्चो मीट खरीद के लाता है। ओच्चो एक जगह से मीट से कुत्तों का ध्यान अपनी तरफ करता है और दूसरी ओर से केंजी अंदर चला जाता है। कुत्ते मीट पर झपट पड़ते हैं, पर वो तुरंत खत्म हो जाता है। केंजी बॉल उठाकर भागता है, पर कुत्ते उसी के पीछे थे। गेट अभी भी खुला नहीं था। फाइनली गेट खुलता है और सभी वहां से भाग जाते हैं और सारे कुत्ते एक आदमी पर झपट पड़ते हैं। उन्हें उसके लिए बुरा तो लगता है, पर वो सोचते हैं कि वो ठीक ही होगा। शाम होने पर सभी घर चले जाते हैं,
पर कोइजुमी का क्या? केंजी उसे सोने के लिए अपने सीक्रेट बेस में भेज देता है। कोइजुमी कहती है, मुझे बहुत भूख लग रही है और यहाँ मच्छर काट रहे हैं, मुझे घर जाना है। तभी केंजी आकर उसे कुछ राइस बॉल्स खाने के लिए देता है और अपने साथ हैंगलिंग हिल पर चलने कहता है, करेज टेस्ट के लिए। योशित्सुने की तरफ सभी रात को डिनर करते हुए यही बात कर रहे थे कि कोइजुमी अभी भी उसी वीआर में है। योशित्सुने फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर फ्रेंड कौन है, कि तभी उसका जूनियर उसे बताता है कि उस पेज में कुछ और भी उसे दिख रहा है और योशित्सुने जल्दी से उस मैसेज को विजिबल करता है। उस पर लिखा था द हैंगलिंग हिल। तो ये स्टोरी है हैंगलिंग हिल की, जो कि पहले एक हॉस्पिटल हुआ करता था। एक डॉक्टर ने एक अनाथ लड़की को गोद लिया था, पर वो एक दिन मर गया, जिसके बाद उस लड़की का ध्यान उस घर के नौकरों ने रखा। लड़की का नाम कांदा हारू था। हारू जब बड़ी होती है तो अपने लिए एक अनाथ लड़की को गोद ले लेती है, पर फिर उनके बीच में एक आदमी आता है। वो उन दोनों के साथ रहता है, पर एक दिन हारू की बेटी और वो आदमी कहीं भाग जाते हैं, जिसके बाद हारू लटक कर अपनी जान दे देती है। और अभी कोइजुमी उसी हैंगलिंग हिल पर थी। वो लोग देखने आए थे कि क्या सच में वहाँ कोई भूत है भी कि नहीं। अंदर सभी उसी लोकेशन पर पहुँचते हैं और उन्हें वहाँ मिलता है एक बड़ा तेरू तेरू डॉल। सभी हंसने लगते हैं ओटचो और केंजी को छोड़कर। कोइजुमी की तो पहले से हालत खराब थी, तो वो भी सभी के साथ बाहर चली जाती है। ओटचो और केंजी और अंदर जाते हैं और हमें पता चलता है कि उन्होंने वहाँ कुछ भागता हुआ देखा था और रियल वर्ल्ड में योशित्सुने को कुछ याद आ जाता है। वो जल्दी से गाड़ी निकालने कहता है। वो बोलता है कि जल्दी करो, कोइजुमी की जान खतरे में है। और वो ओटचो और केंजी से माफी मांगता है कि आखिर वो इतनी इम्पोर्टेंट बात कैसे भूल गया। उस बोनस गेम में दोनों कोइजुमी और योशित्सुने उस घर के अंदर जाते हैं। वहाँ कोइजुमी को दो लोग पर्दे के पीछे बात करते हुए दिखते हैं। दोनों एक दूसरे से झगड़ रहे थे, जहाँ एक ने कहा था कि अगर तूने किसी को भी ये बताया तो मैं तुझे मार डालूंगा। दोनों योशित्सुने और कोइजुमी वहाँ पर थे। प्रेजेंट में योशित्सुने तोमोदाची लैंड जा रहा था। उसे पावर सप्लाई जल्दी से काटनी होगी, क्योंकि अगर कोइजुमी ने फ्रेंड का चेहरा देखा तो फ्रेंड उसे मार डालेगा। और वॉल्यूम मेट यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। एम करते हैं 150 लाइक्स के लिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।